क्या है कि पिछले क्लास में जो मैंने बताया था, हिंदी कहानी और कथा में अंतर, और मैंने सवाल भी दिया था और सबमिट करने के लिए टाइम भी दिया था। आप में से किन्हीं ने भी नहीं भेजा है, एक ने भेजा था जो कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ उस आंसर से। तो कोई है जो बताएगा हिंदी कहानी और कथा में क्या अंतर है, या कहानी और कथा में क्या अंतर है? बताइए कोई। बताइए, मैंने पिछले क्लास लिख लिख के बताया था, फिर क्या फायदा हुआ? मैं आप बताऊं? रुक जाओ तुम। बताइए, हिंदी कथा और कहानी में अंतर पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, बताइए आप, उसका नाम बताइए आप ही। फिर टूटी मैं तो फूटी। क्लास नहीं। हाँ ठीक है, क्लास नहीं भी किए हैं, अगर जानकारी है तो बताइए। एक सेकेंड फिर। हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। कथा और कहानी में क्या अंतर है? मुझे भी बता सकते हैं। जहाँ तक जहाँ तक मुझे पता है, मैं तो पहले क्लास किया नहीं हूँ। कहानी से क्या होता है कि शिक्षाप्रद होती है, और सॉरी, कथा जो होता है शिक्षाप्रद होता है, कहानी जो होता है संदेशप्रद होता है। कहानी में मतलब एक संदेश दिया जाता है, और कथा जो होता है वो शिक्षा के लिए कुछ चीजें बताई जाती है उसमें। कहानी के लिए क्या बोले आप? कहानी के लिए संदेशप्रद मतलब संदेश दिया जाता है कहानी के थ्रू कुछ किसी चीज के लिए। ठीक है, और कुछ आप बताइए मुस्कान मैम। मैम ठीक है, बता रही हूँ। मैं भी टूटी फूटी भाषा ही में बताऊंगी। मतलब कथा जो है वो जो लोक प्रचलित, मतलब जैसे कि हमारे घर में हमारे जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग जैसे दादी नानी, उनके द्वारा जो बच्चों को या सुनाया जाता है उन्हें प्रेरित करने के लिए, या बस ऐसे ही जिसमें थोड़ा शिक्षाप्रद होता है, जिससे उनको नैतिक शिक्षा प्रदान हो, तो उसको हम कथा कहेंगे। और कहानी जिसमें कल्पना, भावना, इन सब का मिश्रण होता है। और जैसे वो रंजीत बोले कि उसमें संदेश परक भी होता है। पता नहीं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, और कोई बताइए। और कोई बताइए, गलत ही सही बताइए, बोलिए। ग्रुप जिस उद्देश्य से बना है, आप लोग उसको पूरा कीजिए। बताइए कोई। कम से कम बोलिए, नहीं तो कुछ कम से कम कथा के बारे में तो जरूर नॉलेज होगा। कम आप से कम भी तो बताइए कहानी बोलिए के बारे में। हरिओम सर। हरिओम सर, आप ही बोल दीजिए पहले। कम से कम ये भी बोल दीजिए कि नहीं पता, आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए। इसमें सब कोई बोल देगा। ठीक है, नहीं पता है वो भी बोलिए कि नहीं पता मुझे, आप ही बताइए, मैं स्पष्ट नहीं हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। कहानी जो एक बैठक में लिखा जाता हो। बैठक में पढ़ाया जाता है। हाँ सॉरी, वही मतलब पढ़ा जाता हो। और कथा थोड़ा कहानी का विस्तृत रूप होता है उसमें। ये लंबी उपन्यास के चौड़ी। लिए, उपन्यास के लिए ही है। हम्म। कोई नहीं, ठीक है। कथा को उपन्यास कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उपन्यास अलग विधा है। उस आएंगे, उस पे भी आएंगे, उपन्यास पे भी आएंगे। पहले क्योंकि कहाँ। मुझे जो पता था हाँ ठीक है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा प्रयास है। कोई और बताइए, किन्हीं को अगर पता हो कुछ भी। कहानी जीवन में एक घटना का चित्रण करता है, और कथा के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है। कहानी कहानी मतलब जैसे कि किसी चीज़ से हमें सुरक्षित रहने का संदेश देता है, और कथा जो होता है कि मन के द्वारा कुछ बनाया जाता है। और कोई बोलिए। हाँ, कहानी कहानी जो है वो यथार्थवाद से संबंधित है। जैसी स्थिति हो उसी स्थिति में चित्रित करना कहानी है, या फिर उसको यथार्थवाद भी कहा जा सकता है। और कथा का संबंध आदर्शवाद से है।
किसी भी चीज को कथा द्वारा सिखाया जाता है या सीख दिया जाता है, जैसे हितोपदेश की कहानी, पंचतंत्र, जातक कथाएं, कथा सरित सागर वगैरह वगैरह। सही है। और ये बताइए कि जो कहानी है, तो कहानी की शुरुआत कब से हुई, मतलब इसके जनक कौन माने जाते हैं कहानी लेखन के? क्योंकि अभी जैसे कि पूजा बताई यानी कि कि कहानी हाँ, जैसे कि पूजा बताई कि कहानी का संबंध यथार्थवाद से है, तो कहानी में यथार्थ को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, मतलब किस विद्वान ने? वो पश्चिमी विद्वान भी हो सकता है, बताइए कोई। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो। हाँ वो प्रेमचंद्र। नहीं नहीं, वो एडगर एलन पो थे, ठीक ना। और वो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट चलाया था, 1809 से 49 तक उनका समय है, ठीक ना। क्या बोले? 1809 से 49 तक उनका समय है। कहानी अ, जो है यथार्थवाद सबसे पहले कहानी में एडगर एलन पो ने डाला, और वो मुख्यतः जासूसी भरी कहानियां लिखते थे और साइंस फिक्शन की कहानी लिखते थे। देखिए, कथा का संबंध आदर्शवाद से है, और आदर्शवाद में हमें शिक्षा दी जाती है, और कथा के माध्यम से हमें सीख दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो दादा दादी हैं, या जो कहानी सुना जो कथा सुनाते हैं, जो किस्सा सुनाते हैं, जिसको हम लोग किस्सा गोई भी कहते हैं, किस्सा गोई तकनीक जिसको बोलते हैं, तो उसमें अंतिम में एक सीख दिया जाता है कि बताओ इससे क्या सीखे, तो उसको हम लोग कथा बोलते हैं। जबकि कहानी का संबंध आधुनिकता से है, यानी कि इसमें सीख की कोई गुंजाइश नहीं है, इसका संबंध यथार्थवाद से है। तो कथा और कहानी में काफ़ी हो गया, आप लोग लिखते तो और अच्छा होता। चलिए कोई बताइए, पिछले क्लास में मैंने कहानी के तत्वों के बारे में बताया था, कोई बता सकता है कि कहानी के कितने तत्व हैं, और जो तत्व हैं उनमें से क्या-क्या है? हाँ, बताइए। मैं बताऊं? हाँ, हाँ। कहानी के 6 तत्व हैं। कौन कथा वस्तु, कौन-कौन से तत्व हैं? अभी बोलना चाह रही हूँ, उनको बोलने दीजिए फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है, बोलिए सुरभि। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश कला, भाषा शैली, कहानी के उपदेश। देश, कला, भाषा, शैली, कहानी के उपदेश। देश काल होगा, वो कला लिख ली है। देश, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वही और वही। कोई बताइए। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य, शैली। आपके तो 4 ही हुए। दो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मुस्कान जी हेल्प कर सकते हैं? एक एक लवली है, वो हैंड रेज़ की है, बताइए। हमने क्वेश्चन ही नहीं सुने हैं, लेकिन हमको लगा शायद आप कहानी के तत्व पूछ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, कहानी के तत्व के बारे में बताइए, कितने तत्व हैं, कौन-कौन से हैं? कहानी के 6 तत्व हैं, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और संवाद या कथोपकथन और उद्देश्य। ठीक है, इनका सही है। सही मतलब इनका ज़्यादा करेक्ट है, सही तो सबका था, इनका ज़्यादा करेक्ट है। अच्छा चलिए बताइए कि कोई भी जो कहानीकार है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? मतलब कहानी के माध्यम से वो क्या प्रस्तुत करना चाहता है? मतलब उद्देश्य का मतलब क्या हुआ कहानी के तत्व में? सवाल ये है कि उद्देश्य का क्या अर्थ है? कहानी के तत्व में उद्देश्य का क्या क्या अर्थ है? उद्देश्य का अर्थ मतलब वो कहानी के माध्यम से समाज की जिस वस्तु स्थिति को बताना चाहते हैं और
उस स्थिति के माध्यम से सजग। जैसे अगर प्रेमचंद की कहानियों का उदाहरण लें, तो प्रेमचंद यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए समाज के वर्ग, मतलब जिसमें जो शोषित वर्ग या जो मजदूर वर्ग है, मेहनत कर रहे हैं, उनके वस्तु स्थिति के माध्यम से समाज के बाकी सारे उनसे रिलेटेड समाज को दिखाना चाहते थे। तो ये उनका उद्देश्य था कि वो कैसे मेहनत कर रहे हैं और समाज में उनकी वस्तु स्थिति क्या है। तो ये मेरे अनुसार सारे कथा कहानीकार की अपनी अपने उद्देश्य होती है, उसके माध्यम से वो कहानी लिखते हैं। अगर एक टोकरी भर मिट्टी का उदाहरण लें, जो माधवराव सप्रे द्वारा लिखित है, तो उसमें वो जमींदार और बूढ़ी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे एक पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग पे अपना शासन चलाता है। ये उनका उद्देश्य है, बाकी पता नहीं मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले दिन गद्य विधा को बांटा था क्या 4 भागों में? कथात्मक गद्य, देशी प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य, अन्य विधाएं। मुझे याद नहीं नहीं। आ रहा। अच्छा, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक ना? अ, गद्य विधा को 4 भागों में बांटा जाता है। एक कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य और अन्य विधाएं, जिनको बोल सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग साहित्य को 3 भागों में बांटे थे, पद्य, गद्य और चंपू काव्य में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम था पिछले क्लास में, बताइए। पिछला क्लास जो मेरा हुआ था बुधवार को, तो नहीं जुड़े। नहीं जुड़े थे तो यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया था। हरिओम सर ने अपलोड किया था यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बताइए कि कथात्मक गद्य क्या है? या कथात्मक गद्य में क्या आता है? हाँ, बताइए। गद्य की जो 4 भाग बोले उसको फिर से बोलिए। एक कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। 3 प्रकार है, चौथा प्रकार अन्य हो जाता है। तो कथात्मक गद्य, कथात्मक गद्य में कहानियां आती हैं हाँ, कहानी और उपन्यास। कथात्मक गद्य में और कहानी, दृश्य प्रधान में नाटक और एकांकी। ठीक। विचार प्रधान में, निबंध। सूचना निबंध। ठीक है। और अन्य विधाएं में क्या क्या रख सकते हैं जो एक्स्ट्रा में है गद्य? रिपोर्टाज। रिपोर्टाज और आत्म आत्मकथा ना। हाँ, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी है, पत्र साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, और भी बहुत सारा है। तो ये सब रख सकते हैं। कहानी में कहानियों को रख सकते हैं, उपन्यास में उपन्यासों को। कहानी में जैसे प्रेमचंद की कहानी है, उपन्यास में जैसे गोदान है, नाटक में जैसे भारत दुर्दशा है, आषाढ़ का एक दिन है, विचार प्रधान में, निबंध में जैसे हम लोग, एकांकी में अंडे के छिलके। हाँ, अंडे के छिलके हैं। निबंध में जैसे अ, एक शुक्ल की है कविता, क्या है निबंध, चिंतामणि, चिंतामणि निबंध है, निबंध निलय है। आलोचना में जो समीक्षा, जो राहुल सर जैसे लिखते हैं अशोक के आलोचना, फूल भी है, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, अशोक के फूल हैं। जैसे आलोचना में जैसे राहुल सर लिखते हैं जो आलोचना, तो और अन्य विधाएं में जैसे आत्मकथा है, अखिलेश जीवनी जी है। की भी आलोचना है। हाँ 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 जैसे नामवर सिंह भी आलोचना करते हैं, ठीक ना? आप राहुल सर का उदाहरण दिए इसलिए मैं शुक्ल को याद दिलाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहानी के तत्व में जो संवाद होते हैं कहानियों में, तो कैसे होने चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कोई बताइए। अधिक विस्तृत और ना अधिक संक्षिप्त। मतलब चुस्त होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। हाँ। हाँ, ठीक है। और जो भाषा, भाषा सहज और स्पष्टमयी होनी चाहिए। और जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए? वो देश काल के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, समय स्थान के अनुरूप, ठीक है। और
पात्र के अनुकूल होना चाहिए कि जो पात्र है वो किस प्रकार का है। वो गरीब है, अमीर है, शिक्षित है, अनपढ़ है, किसान है, या बिजनेसमैन है, या रामायण काल का है, कि अभी आज जो मोदी युग है उसका है। तो जैसा पात्र वैसी भाषा शैली होनी चाहिए। अच्छा, जो अच्छा ठीक है। तो हिंदी की पहली कहानी पे हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें विवाद क्यों है, इसका दावेदार कौन सर है? हाँ बोलिए। एक होता है कथा, कथा और गधा, गथा भी होता है क्या सर? गथा क्या होता है? गथा के बारे में तो नहीं सुना हूँ। कथा, कथा के बारे में जानता हूँ। गथा अभी किसी नहीं को पता है? सुनी हूँ, बोलिए। पहली बार आपसे सुन रही हूँ। नहीं, मुझे हम्म, भी नहीं पता। हिंदी में गथा कुछ नहीं होता है, इतना पता है मुझे। हो सकता है कुछ किसी वर्ड का कोई मीनिंग हो सकता है। मुझे लगता है वो पिछले क्लास में जब बता रहे थे ना निखिल सर की, जिस प्रकार गाथा कहने से अपभ्रंश का भी, तो वो शायद उससे रिलेट कर लिया। हाँ 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 हाँ। कहानी में कहा कहने से जब नी प्रत्यय लगा तो वो कहानी बना, क्या क्या मैम, फिर से बोलिए, क्या बोले? वो रिलेट कर लिया। क्या बोले मुस्कान जी, नहीं समझ पाए, क्या बोले? अब मुझे लगता है आपको इस बात से कंफ्यूजन हो गई होगी, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि निखिल सर जब पिछली क्लास में बता रहे थे ना कि जैसे गद्य में शुक्ल के अनुसार वो बताए थे कि जैसे गाथा कहने से अभ्रंश काव्य का अभ्रंश काव्य की सूचना मिलती है, तो और यहाँ पे है कि कहानी जो है वो कहा शब्द से है, और जब उसमें नी प्रत्यय लगा तो वो कहानी बना। तो मुझे लगता है आपको इस इन दोनों में चीजों में कंफ्यूजन हो गया। ऐसे मैं गथा नाम से कुछ नहीं सुनी हूँ। तो हिंदी की पहली कहानी देखते हैं हम लोग। तो आ, आप लोग इतिहास भी पढ़े होंगे, जहाँ तक मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे। तो जब अंग्रेजों का क्या था कि वो लोग फूट डालो राज करो नीति, और उनका वैसा नीति था, और वो लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझना चाह रहे थे कि अगर संस्कृति और सभ्यता को समझ लिया जाए तो शासन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ लोगों को हिंदी सीखने के लिए अलॉट किया गया, कुछ अंग्रेजों को। तो उसकी परीक्षा के लिए अ, इंसा अल्लाह खान को अ, लिखने के लिए दिया गया कि आप कहानी को लिखिए, या आप ऐसे हिंदी के लिए कुछ लिखिए जिससे परीक्षा लिया जा सके। तो 1803 में इंसा अल्लाह खान ने लिखा रानी केतकी की कहानी, या उसको उदय भानचरित भी कहते हैं। इसमें यथार्थवाद नहीं दिखता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से कहानी कहानी की नींव कह सकते हैं शुरू हो जाती है। उसके बाद 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन है, उन्होंने लिखा एक जमींदार का दृष्टांत। अच्छा, जो इंसा अल्लाह खां की जो कहानी थी रानी केतकी की कहानी, उसमें पारसी थिएटर के लटके झटके थे। मतलब कि कहानी चल रही है, बीच में गीत आ गया, डांस हो गया, फिर धीरे धीरे फिर कहानी चली। इस तरह का था जो इंसा अल्लाह खां की कहानी थी, रानी केतकी की कहानी, जिसको उदय भानचरित भी कहते हैं। 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन ने क्या लिखा, एक जमींदार का दृष्टांत लिखा। ये इसमें धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण था, क्योंकि ये जो थे क्रिश्चियन थे, और ये क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उस समय पुरजोर प्रयास हो रहा था। तो धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण था इसमें, एक जमींदार का दृष्टांत में। फिर आगे अगर मुख्य और रचनाओं को देखें तो एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना, राजा भोज का सपना। इसको ये उर्दू मिश्रित हिंदी इसमें प्रयोग किया गया था, इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी। इन सब में आदर्शवाद था, यथार्थवाद नहीं था, ठीक ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अ, की जो रचना है राजा भोज का सपना,
इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया था। उसके बाद भारतेंदु ने भी प्रयास किया, जैसे उन्होंने लिखा अपूर्व स्वप्न एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न लिखा हरिश्चंद्र ने। फिर उसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी आए, उन्होंने 1900 ईस्वी में इंदुमती लिखा। इंदुमती को द टेम्पेस्ट, जो कि शेक्सपियर की रचना है, उसका कॉपी पेस्ट कह दिया गया आचार्य शुक्ल के द्वारा। इसलिए किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है इंदुमती, उसको पहली कहानी नहीं मानी गई। उसके बाद 1903 में शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय लिखा। और हाँ बोलिए। कुछ पूछना था। हाँ हाँ। राजा भोज का सपना का समय बताइए, कब लिखा गया था? नहीं मुझे पता है। क्या मैं देख लूंगी। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु जी का। हम्म। और किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है इंदुमती, उसको शुक्ल जी ने काट दिया था, ये कह के कि ये कॉपी पेस्ट है द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर की रचना की। ठीक ना। 1901 में माधवराव सप्रे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में एक कहानी छपवाए थे, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें ठीक ठाक यथार्थवाद देखने को मिलता है, जिसमें एक विधवा स्त्री के शोषण की कहानी को दिखाया गया है एक टोकरी भर मिट्टी में। तो सबसे पहली जो हिंदी की कहानी मानी जाती है वो सप्रे जी की, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से यथार्थ का आरंभ हो जाता है। और उधर जो हम लोग 4-5 कहानियों को, मतलब रचनाओं को देखे, कहानी तो नहीं कह सकते, रचनाओं को देखे, उन्होंने भूमिका डाली थी कहानी की, कहानी लिखने की भूमिका, इसलिए हम लोग उसका इतिहास पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने रानी केतकी की कहानी देखा, एक जमींदार का दृष्टांत, राजा भोज का सपना, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी, इन सबको जो देखा तो समय हाँ, क्या बोले? एक 11 वर्ष का समय दिया हाँ गया। हाँ, 11 वर्ष का समय 1903 में शुक्ल जी ने लिखा था। और शुक्ल जी की ये जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसको पहली कहानी का दर्जा मिल गया होता अगर माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की प्रति अगर नहीं मिलती तो। वो बहुत छोटी पत्रिका से प्रकाशित हुए थे। तो शुक्ल जी को ये खिताब मिलने वाला था कि इन्होंने पहली कहानी लिखी है, लेकिन भाग्यवश सप्रे जी की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वो मिल गया। तो इसलिए पहली कहानी का दर्जा माधवराव सप्रे को दिया जाता है। अच्छा, प्रेमचंद पूर्व युग में जो मुख्य मुख्य कहानियां हैं, उसमें एक बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। कोई बताएगा बंग महिला का पूरा नाम क्या था या ओरिजिनल नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। तो जो राजेंद्र बाला घोष थे, तो उनकी कहानी क्या दुलाई, थी? हाँ वही थी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। उसके बाद एक और कहानी आती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बताइए कोई उनकी एक फेमस कहानी जो सबसे फेमस हुई थी। उसने कहा था। हाँ, उसने कहा था। उसमें उस कहानी में क्या रोचक है कि उसमें फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया है। फ्लैशबैक मतलब पूर्व दीप्ति कह सकते हैं हिंदी में। तो ये है हिंदी की पहली कहानी, और प्रेमचंद पूर्व कहानी का इतिहास भी कह सकते हैं। इसमें कुछ छूटा है तो आप लोग जोड़िए। इसमें कुछ छूटा है तो आप लोग जोड़िए। आप साथ साथ प्रेमचंद पूर्व युग भी बता दीजिएगा, उसको और विस्तार से बताइए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, उसको और विस्तार से बता रहे हैं। उसमें कुछ ज्यादा है नहीं प्रेमचंद पूर्व युग में, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में। मतलब है बहुत बड़ा, लेकिन अगर ऊपर ऊपर समझा जाए तो इतना ही काफी है। उसमें क्या जोड़ सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की जो मुख्य मुख्य कहानियां थी, एक टोकरी भर मिट्टी थी, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय था, दुलाई वाली थी, ये सब मुख्य कहानियां हैं। और अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें आदर्शवाद और सुधारवाद हमको देखने को मिलता है प्रेमचंद पूर्व कहानी में। इसकी जो सबसे बड़ी, इसकी क्या?
दाई वाली की और भी तो 3 कहानियाँ थी ना, कुंभ में छोटी बहू और हाँ सॉरी हाँ मतलब हाँ राजेंद्र। हाँ हाँ, वो है मतलब कह सकते हैं तो उसमें जोड़ सकते हैं। मतलब अगर तथ्य में देखा जाए कि क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी को बताएं, तो उसमें दे सकते हैं कि ये मुख्य मुख्य कहानियां लिखी गई। जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था 11 वर्ष का समय है, उसके बाद धुलाई वाली है, और आपने क्या क्या बोला वो सब भी जोड़ सकते हैं। और विश्लेषण में क्या दे सकते हैं कि आदर्शवाद और सुधारवाद देखने को मिलता है, और जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसने कहा था है, जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया है और स्वच्छंदतावाद का भी उपयोग किया गया है, जिसमें भावनात्मकता होती है, प्रेम होता है, प्रकृति होती है, इन सब का। कैसा है सर, भी कुछ पूछ रही है। हाँ हाँ, बोलिए। बोले आपने बोला था ना उसने कहा था, उसका समय क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। 1915। 1915। हाँ का बोलिए। सर आगे हाँ, तो आगे हिंदी कहानी का इतिहास देख लेते हैं, ठीक ना, ऊपर ऊपर। तो हिंदी कहानी के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। एक प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद प्रसाद युग या प्रेमचंद युग बोल सकते हैं। उसके बाद प्रेमचंद पाश्चात्य युग। जो प्रेमचंद पूर्व काल है उसको 1901 से 1915 तक माना गया है, अभी जैसे जो कि मैंने डिफाइन किया प्रेमचंद पूर्व काल को। उसके बाद आता है प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर प्रेमचंद पाश्चात्य युग। तो जो प्रेमचंद पूर्व युग है या प्रेमचंद पूर्व काल है, उसका जो समय सीमा है 1901 से 15 तक माना गया है। और प्रेमचंद प्रसाद युग का जो समय सीमा है 1916 से 1936 तक बताया गया है, मतलब 1916 से 1936 तक है। और प्रेमचंद पाश्चात्य युग 1936 से आज तक। ठीक है। अब जो प्रेमचंद प्रसाद युग में जो देखेंगे उसको कल देखेंगे, ठीक ना, कि जो प्रसाद थे वो किस प्रकार की कहानियों को लिखते थे, प्रेमचंद जो है किस प्रकार की कहानियों को लिखते थे। तो आज ऊपर ऊपर समझ लेते हैं कि प्रेमचंद पाश्चात्य युग में है क्या। तो प्रेमचंद पाश्चात्य युग को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रेमचंद युग, नई कहानी आंदोलन और परवर्ती कहानी आंदोलन। उत्तर प्रेमचंद युग में हम लोग को प्रगतिवादी देखने को मिलता है, जिसमें मार्क्सिस्ट हैं, और मनोवैज्ञानिक कहानियां देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक मतलब मन के द्वंद्वों की कहानियां, मन की गुत्थियां। ठीक है। उसके बाद नई कहानी आंदोलन। अच्छा, उत्तर प्रेमचंद युग का जो समय सीमा 1936 से 55 तक का है, ठीक ना। नई कहानी आंदोलन में हमें नवलेखन का काल देखने को मिलता है। इसमें हम लोग को संबंध विच्छेद, मोह भंग, किसका मोह भंग, स्वतंत्रता का मोह भंग, शहरीकरण, अकेलापन, ये सब देखने को मिलता है। परवर्ती कहानी आंदोलन में जो कि 1960 से अब तक का है, उसमें हम लोग को सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी, ये सब देखने को मिलता है, ठीक ना। तो किन्हीं का कोई सवाल है तो बताइए। पूर्ववर्ती कहानी में क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिएगा। परवर्ती कहानी में जो पढ़ेंगे हम लोग, सहज कहानी है, सक्रिय कहानी है, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी। अच्छा, जिस प्रकार हम लोग कहानी के 6 तत्वों को पढ़े, उसी प्रकार उपन्यास के भी 6 तत्व होते हैं, जो कि जो कहानी के 6 तत्व हैं, वही उपन्यास के 6 तत्व हैं, ठीक ना। और अगर कहानी और उपन्यास में अगर अंतर देखा जाए, तो कुछ लोग मानते हैं कहानी और उपन्यास का जो मूल अंतर, कुछ लोग मानते हैं कि कहानी का आशय संक्षिप्तता से है और उपन्यास का आशय विस्तार से है। मगर ऐसा कह देना काफी नहीं है। हाँ, एक रूप में कहा जाए तो सही है कि कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। लेकिन अगर जैसे बाबू गुलाब राय जो है, उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मेंढक और बैल को सिर्फ छोटा और बड़ा कहकर काम नहीं चलता, वैसे कहानी और उपन्यास में भी सिर्फ आकारगत अंतर नहीं है। तो ये बाबू गुलाब राय ने कहा था कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। अन्य अंतर देखें तो उपन्यास जो है संपूर्ण जीवन को समेटती है, जबकि कहानी सिर्फ एक पक्ष को। उपन्यास में
अत्यधिक पात्र व घटनाएं तथा एकाधिक कहानियां होती है, जबकि कहानी में कम घटनाएं पात्र व कम घटनाएं कम पात्र व एकल कथा होती है। उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, जबकि कहानी में अत्यंत सीमित, क्योंकि कहानी में उतना जगह ही नहीं मिलता देश काल वातावरण को दर्शाने के लिए। ठीक ना। और अगर प्रेमचंद के शब्दों में कहे तो यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है, अर्थात इसमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। और कोई बताइएगा कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी में जिज्ञासा अधिक होती है, बल्कि उपन्यास में जिज्ञासा थोड़ी कम होती है। ये कैसे बोले आप? उपन्यास जो है ना, जिस प्रकार अभी लोग सीरियल देखते हैं, तो मोह भंग की जब स्थिति आई थी भारत में तो लोग उपन्यास पढ़ते थे। ठीक ना। तो जिज्ञासा कैसे कम, कहाँ से मतलब आप ये पढ़ के बोले? नहीं, हम पढ़े थे कॉलेज में, हम पढ़ाई थी इसलिए बोले। हो सकता है। हिंदी जो है ना, ये सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना विचार होता है, तो हो सकता है। और बताइए कोई कहानी और उपन्यास में अंतर। सब तो आप बता ही दिए, अब क्या बताएं। बेहतर मुझे नहीं आता। अभी भी बहुत कुछ है जो छूट रहा है। मुझे नहीं आता ना, आप बताइए। कहानी में अलग अलग पात्रों का अलग अलग विस्तृत रूप होता है, और सॉरी उपन्यास में, और कहानी में जो होता है वो कुछ कुछ पात्रों का विशेष मतलब उल्लेख होता है। ऐसा तो आप बता ही दिए। उपन्यास जो होते हैं वो भाव प्रधान नहीं होते हैं, जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती है, क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकती है जो आकार में संक्षिप्त हो और विषय वस्तु में एक ही मूल भाव को लेकर चले। ये विशेषता कहानी में ही हो सकती है। ठीक है। एक एक ये भी अंतर आप जोड़ सकते हैं। और कोई बताइए। आप क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। रिपीट। उपन्यास जो होते हैं वो भाव प्रधान नहीं होते हैं, जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती हैं। भाव प्रधान रचना वही हो सकती है जो आकार में संक्षिप्त हो, विषय वस्तु में एक ही मूल भाव लेकर चले, और ऐसी विशेषताएं कहानी में ही हो सकती है, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा होता है साइज में। उपन्यास की। उपन्यास कह सकते जी बोलिए। क्या कह सकते हैं कि उपन्यास में पूर्ण जीवन काल का चित्रण किया जाता है, जबकि कहानी में किसी एक भाग का चित्रण किया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। उपन्यास की जो गति होती है वो अत्यंत धीमी होती है, जबकि कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है। इसलिए उपन्यासकार अपने आसपास के परिवेश और वातावरण की चर्चा करते हुए चल सकते हैं, जबकि कहानीकार को ऐसा विस्तृत मौका नहीं मिलता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस दृष्टिकोण से उपन्यासकार और कहानीकार में तुलना क्रमशः बैलगाड़ी और हवाई जहाज की यात्रियों से की है, कि बैलगाड़ी जिस प्रकार धीमी चलती है उसी प्रकार हवाई जहाज बहुत तेज चलता है। ठीक ना। तो उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है और कहानी की गति अत्यंत अत्यंत तीव्र होती है। और ये जो मैंने बोला कि बैलगाड़ी और हवाई जहाज की यात्रियों से जो तुलना की है उपन्यासकार और कहानी की, तो ये गणपति चंद्रगुप्त ने की है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। और पात्र की दृष्टि से देखा जाए तो उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, कहानी में बहुत कम होती है। जैसे
मैं विषय पर नहीं जाऊंगा। जैसे अभी 4-5 लोगों ने तो जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, तो जैसे जो उपन्यास है, उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है तथा उसी परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। मतलब क्या बोला मैंने कि उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, और विस्तृत अंकन मतलब लंबा चौड़ा एकदम चारों ओर, और उसी परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। कहानीकार को यह अवसर बहुत कम मिलता है। जैसे पूस की रात जैसे कुछ कहानियां हैं तथा कुछ नई कहानियां हैं, वो वातावरण प्रधान मानी जा सकती है, अन्यथा कहानियों में वातावरण का तत्व कमजोर होता है। ठीक है, देश काल और वातावरण के बारे में भी हम लोग देख रहे थे। तो और कोई किसी के पास कोई अंतर है तो बताइए। और हम लोग कह सकते हैं कि इतने अंतर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि जो अच्छा उपन्यासकार हमेशा अच्छी कहानियां नहीं लिख सकता है, जबकि कई अच्छे कहानीकार अच्छे उपन्यास नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना? हाँ, उदाहरण के लिए जैसे अमृतलाल नागर है, वो अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं, किंतु उनकी कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं है। दूसरी ओर अमरकांत अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार है, किंतु उनके उपन्यास लेखन के प्रयास उतने प्रशंसित नहीं है। कुछ ऐसे लेखक जरूर हैं जिनकी दोनों विधाओं में प्रभावशाली उपस्थिति है, जैसे प्रेमचंद कहानी और उपन्यास दोनों में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां उनकी हैं। जैनेंद्र हैं, अज्ञेय हैं, यशपाल है, कमलेश्वर हैं। तो मुझे लगता है कहानी और उपन्यास में अंतर समाप्त हो गया है। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो बताइए। आज की चर्चा यहीं समाप्त हो रही है। अगले दिन बुधवार को हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? बुधवार का जो टॉपिक होगा वो अ, प्रेमचंद प्रसाद युग और प्रेमचंद प्रसाद युग को ले सकते हैं। उसके बाद कुछ देख लेंगे कि क्या शिल्प होता है, कथानक योजना, चरित्र योजना। अच्छा, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं अगले दिन क्या-क्या होता है। अब मैंने हिंट दे दिया कि प्रेमचंद प्रसाद युग को आप लोग पढ़ के आइएगा कि प्रेमचंद किस प्रकार की कहानी लिखते थे, प्रसाद किस प्रकार की कहानी लिखते थे, और प्रेमचंद प्रसाद युग में और कौन-कौन से कहानीकार और उपन्यासकार हैं। हाँ, बताइए। कहानीकार हैं, बताइए। मुस्कान मैम, आपने हाथ हैंड रेज़ किया है। मुझे कुछ पूछना था। तब आप तो बहुत अच्छे से बताए, जितना बताए बहुत बेहतर। पर प्रेमचंद पूर्व युग पे मैं कुछ लिखी हूँ, तो हाँ, हाँ, पढ़ ठीक। दूँ क्या? हाँ, 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 ज़रूर, ज़रूर। हाँ, जैसे कि अभी तो आप बताए ही कि हिंदी कहानी की जो इतिहास है उसको 3 वर्ग में बाँटते हैं, पर ही मैं ऐसे लिख कर रखी हूँ कि हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है, उसको 5 चरण में विभाजित किया जाता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को। पहला पहला जो चरण है वो प्रेमचंद पूर्व युग, जिसकी समय सीमा आप बता चुके हैं, 1901 से 1915 तक। दूसरा चरण है प्रेमचंद प्रसाद युग, जिसका समय भी आप बताएं, और तीसरे चरण में है प्रेमचंदोत्तर युग। चौथे चरण में है नई कहानी, और पांचवें चरण में है नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन। तो प्रेमचंद पूर्व युग पे मैं जो लिखी हूँ वो पढ़ती हूँ। पढ़ूँ ना? हाँ, हाँ, पढ़ सकते हैं या अगले दिन भी ले जा सकते हैं इसको। आप लोग जैसा कहें। इसको अगर बुधवार अगले को दिन करेंगे। प्रेमचंद इसको अगले बुधवार दिन को अगर करेंगे। प्रेमचंद प्रेमचंद अगले दिन अगर प्रेमचंद प्रसाद युग पे बात होगी। हाँ, तो ठीक है, प्रेमचंद पूरी युग आज खत्म किया जाए, ठीक है, बेहतर हाँ, होगा। वही मैं ऐसे लिखी हूँ कि प्रेमचंद पूर्व युग जो हिंदी कहानी विधा के पहले चरण के अंतर्गत आता है, जिसकी समय सीमा 1901 से 1915 तक ठहरती है। यह वह समय था जब कहानी विधा की शुरुआत हो रही थी। हिंदी कहानी विधा का आरंभ ही 1900 से 1901 या 1900 या 1901 ठहरता है, जो इस युग की शुरुआती समय है। इस समय कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्व और साथ-साथ भारतीय कथा परंपरा के निहित आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ-साफ देखने को मिलती है। इसके उदाहरण भी आप
कई कहानियों का उदाहरण आप दिए। इस समय देश नव जागरण के दौर से गुजर रहा था। इससे प्रभावित होकर कहानी में भी राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता का समावेश हो गया था और यह भावनाएं प्रचुरता से कहानी में देखने को मिल रही थी। इस काल की कहानियाँ जो थी वो अपने काल की दृष्टि से सोसवा अवस्था में थी, मतलब शिशु रूप में था, अभी विकसित हो ही रहा था। इसमें प्रौढ़ता नहीं मिलता है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आदर्शवाद नहीं मिलता है। हिंदी कहानी के आविर्भाव की दृष्टि से 1900 में जो प्रकाशित सरस्वती की भूमिका के विशेष के रूप में उल्लेखनीय है। इसकी समय किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, बाकी बहुत सारी कहानियाँ जिसका आप उदाहरण दे चुके। ये सारी कहानियाँ मौलिक कहानी के तौर पर इस समय आ रही थी। इसके बाद प्रशंसा के तौर पर कहा गया कि बंगाल की जो कहानी, मतलब जैसे कि आप बता चुके कि इस पे शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव था, इसलिए इंदुमती को पहली कहानी का दर्जा नहीं मिला। ये मैं लिखी हूँ और फिर इसमें जो प्रमुख कहानी और कहानीकार हुए उनको लिख और इसमें लिखी हूँ कि ये सारी कहानियाँ हिंदी की प्रारंभिक कहानी थी, जो हिंदी कहानी की शुरुआती रूपरेखा में पूर्वतः लिखा गया, जिसमें है राजेंद्र बाला घोष की 4 कहानी, जिसमें चंद्रदेव से मेरी बात, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ, कुंभ में छोटी बहू, इसका प्रकाशन 1906 में, दुलाई वाली 1907 में और दालिया 1909 में। बाद केशव प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने आपत्तियों का पहाड़ 1900 और चंद्रलोक की यात्रा 1900 में लिखा। फिर माधव प्रसाद मिश्र मन की चंचलता 1900 ईस्वी में लिखी। पुरोहित का आत्मत्याग, ये भी 1900 में इन्होंने लिखा। फिर गिरिजा दत्त वाजपेयी पति का पवित्र प्रेम 1903 में ये प्रकाशित हुआ था और पंडित और पंडितानी, ये भी 1903 में। उसके बाद लाला पार्वती नंदन, जिन्हें गिरिजा कुमार घोष के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बिजली जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, मेरी चंपा 1905 में, एक के दो दो और मेरा पुनर्जन्म, ये सारी कहानियां इन्होंने लिखी। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने सुखमय जीवन 1911 में लिखा और बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में और उसने कहा था के बारे में तो आकाश सर बता ही चुके कि ये पहली फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित पहली कहानी थी और ऐसा माना जाता है कि प्रेम के प्रदर्शन में आज तक की सबसे बेजोड़ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। हो गया और कुछ विशेष नहीं है। नहीं नहीं, बेहतरीन है। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट कीजिए। तो समाप्त किया जाए, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं। मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए ना आप लोगों को।